हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास की। यानी कि इकोनॉमिक्स के ये वो प्रश्न हैं जो आपके एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एसएससी एमटीएस 2022 में जितने भी आपके अर्थव्यवस्था के यानी इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन सब की चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। अब देखो, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ समझना होगा। जैसे लिखा है एफआरबीएम, तो इसका आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, तभी तो आप एफ का मतलब समझ पाओगे। तो नोटबुक अगर अभी तक नहीं उठाया है तो नोटबुक और पेन उठा लीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक केवल क्वेश्चन आंसर से इसमें कुछ होने वाला नहीं। और यही कारण होता है कि इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, गलत ही हो जाते हैं। आई होप आप हमारी बात समझ रहे होंगे। मतलब कहने के जैसे एफआरबीएम में एफ का क्या अर्थ है, तो बताने को तो हम बता देंगे कि ऑप्शन इसका सी सही हो गया, फिस्कल। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलने वाला, इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। यानी इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। अब जैसे एफआरबीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऊपर हम लिखे दे रहे हैं, या आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इधर हम लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट और मैनेजमेंट। ठीक है ना, आगे लिख लीजिए आप मैनेजमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप देखो, फुल फॉर्म जिसको पता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। हिंदी भी आप इसकी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अब फिस्कल का मतलब क्या हो जाएगा, समझ ही गए होंगे। फिस्कल यानी एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, फिस्कल। तो ऐसे ही हम लोग चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। और इसका आप फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लीजिए। फिर से हम बोल रहे हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी और इसके, ऑब्लिक करके दिया, ब्लैंक फिर लिखा है। यानी एक बैंक के लिए जो मुख्य देनदारी होती है इसका, इसके या इसकी है। पहला लिखा है आस्तियाँ, फिर लिखा है आर्थिक लगान, फिर लिखा है जमाएं और फिर लिखा है ऋण। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जमाएं। अब इसका मतलब समझो। देखो, जमाएं का मतलब क्या होता है, जब तक आप हर एक चीज़ का मतलब नहीं समझोगे, वही बात हम बार बार बोल रहे हैं, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। देखो, जमाए का मतलब होता है जो धन आप जमा करते हो, ठीक, उनको एक तरह से जमाए कहा जाता है। और भी इसके कुछ ऑप्शनों की चर्चा करेंगे। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके जमाए हैं, ठीक। अब देखो, अगला जो ऑप्शन लिखा है आपका पहला, आस्तियाँ। अब आस्तियाँ का मतलब क्या होता है, अस्थियाँ नहीं लिखा है, ध्यान देना जरा। अस्थियाँ तो मतलब हड्डियाँ होती हैं। आस्तियाँ का मतलब क्या होता है, बैंक के संपर्क में, यानी बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है उससे अपने खाते में आस्ति, आस्ति का मतलब होता है एक तरह से संपत्ति। ये जो आस्तियाँ लिखा है इसका मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। जैसा कि हमने कहा, आस्तियाँ का मतलब होता है बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है उससे अपने खाते में आस्ति के रूप में दर्शाता है, उसी को कहते हैं आस्तियाँ। फिर लिखा है आर्थिक लगान। आर्थिक लगान का मतलब समझो। आर्थिक लगान का मतलब होता है कुल लगान का एक भाग आर्थिक लगान कहलाता है। आप इसके ऐसे डेफिनेशन टाइप की समझ सकते हो, यानी जो टोटल लगान होता है उसका एक भाग, उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक लगान। और ऋण तो सब लोग जानते हो, जिसको लोन कहते हैं, ठीक है ना, जो लोन लिया जाता है बैंक से। आई होप आप चारों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप अभी भी वीडियो को नहीं लाइक किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, लिखा है 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। यानी जो 2008 और 10 के बीच में बेरोजगारी हुई थी वो किस प्रकार की बेरोजगारी, उसका उदाहरण पहला लिखा है शास्त्रीय, फिर लिखा है संरचनात्मक, फिर लिखा है चक्रीय और फिर लिखा है प्रतिरोधात्मक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी 2008 और 10 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी, कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी का
उदाहरण। अब मन में आपके एक पॉइंट गूंज रहा होगा क्या कि चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी आना चाहिए। तो देखो चक्रीय बेरोजगारी वो होती है, ये इस एक प्रकार की ऐसी बेरोजगारी है जो उद्योग या व्यापार चक्र में चक्रीय प्रवृत्तियों से संबंधित है। बात को समझ गए ना। यानी चक्रीय बेरोजगारी एक प्रकार की ऐसी बेरोजगारी है जो उद्योग या व्यापार चक्र में चक्रीय प्रवृत्तियों से संबंधित है, उसको हम लोग कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। और इसी वजह से 2008 और 10 की मंदी का कारण जो था उसका उदाहरण है आपका चक्रीय बेरोजगारी। अब एक और ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जैसे पहला शास्त्रीय, तो इसका मतलब क्या होता है, सोचो जरा आप, शास्त्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। देखो शास्त्रीय बेरोजगारी को जानने के पहले आप सबसे पहले तो ये जानिए कि बेरोजगारी कितने प्रकार की है भारत में, ये समझिए ध्यान से पॉइंट। पर फिलहाल में इसका आंसर तो आपका सी सही हो जाएगा। लेकिन भारत में जो बेरोजगारी के प्रकार हैं वो 3 हैं। ठीक, कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है। एक तो हो गई यही आपकी चक्रीय, और दूसरी हो गई एक होती है संरचनात्मक। कैसी होती है, संरचनात्मक। और एक इसमें ऑप्शन नहीं दिया है जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। ठीक, तो भारत में ये 3 प्रकार की बेरोजगारी होती हैं, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और घर्षण बेरोजगारी। आप अपने नोटबुक में ये पॉइंट नोट कर लीजिए। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी है, तो आप बता दोगे 3 प्रकार की। अब देखो जैसे लिखा चक्रीय बेरोजगारी को अभी हमने बता दिया था, डिस्कशन हो गया था। यानी एक ऐसी बेरोजगारी है जो उद्योग या व्यापार चक्र में चक्रीय प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जब कुछ व्यक्ति नौकरी के तलाश में होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि पद कम होते हैं, उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप सब लोग या हम अपने को भी शामिल कर लेते हैं, हम सब लोग किस प्रकार की बेरोजगारी में हैं, तो हम सब लोग हैं संरचनात्मक बेरोजगारी में। कैसे, कोई भी फॉर्म देखोगे आप, एसएससी एमटीएस का एग्जाम्पल ले लिए, 57 से 58 लाख यानी लगभग 60 लाख फॉर्म पड़ा है, जबकि पद बहुत कम है। तो यही होती है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब कुछ व्यक्ति नौकरी की तलाश में होते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, पद कम होते हैं, उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है। तीसरी चर्चा करते हैं किसकी, घर्षण बेरोजगारी। देखो घर्षण बेरोजगारी क्या होती है, यह एक ऐसी बेरोजगारी या इस प्रकार की होती है कि अल्पकालिक बेरोजगारी होती है। मतलब कहने का थोड़े समय के लिए, जब श्रमिक नए रोजगार की तलाश करते हैं या कोई श्रमिक ऐसा होता है जो पुरानी नौकरी को छोड़कर नई ज्वाइन कर लेता है। अब जैसे आपने कोई नौकरी छोड़ी और नई नौकरी ज्वाइन करना, तो उसके बीच का जो समय है, ठीक है, एक तरह से इसको क्या कहा गया, क्षणिक बेरोजगारी भी हम लोग कह सकते हैं। यानी ये कुछ समय के लिए होती है, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। तो ये 3 भारत में मुख्य बेरोजगारी, एक चक्रीय हो गई और एक संरचनात्मक और एक घर्षण। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या अगला जो लेक्चर है इसी प्रकार से हर एक ऑप्शन को डिटेल में बताया जाए, यानी पूरी डिटेल में उस चर्चा की जाए, या केवल क्वेश्चन और उसके ऑप्शन की चर्चा की जाए। इस बात को आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जैसा कुछ आप कमेंट करोगे अगला लेक्चर उसी के हिसाब से आएगा। फिलहाल में आज तो हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर लिखा हुआ, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग कर विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए फिर खाली स्थान कहलाता है। कह रहे सरकार का हस्तक्षेप जो है, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है व्यय कार्य, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा लिखा हुआ संक्रमण कार्य, यह भी नहीं होगा। फिर लिखा है पुनर्वितरण कार्य, यह भी नहीं होगा। फिर लिखा है स्थिरीकरण कार्य, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेबिलाईजेशन फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्थिरीकरण कार्य। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा हुआ, आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए फिर खाली स्थान साधन है। कैसा साधन, पहला लिखा है गुणात्मक, फिर लिखा परिणात्मक। तो गुणात्मक तो होता नहीं है, तो इसका पॉइंट जो है, अभी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका
पॉइंट दूसरा सही होगा। अभी ऑप्शन की चर्चा नहीं है, फिर से समझ लीजिए। लिखा है आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कैसा साधन है, तो ये परिणात्मक साधन है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, केवल 2, और यहाँ पर भी केवल 2 पॉइंट ही सही आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखा केवल 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक तो होता नहीं। इसमें कह रहा है ना तो 1 ना तो 2, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा 1 और 2 दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये होगा इसका केवल परिणात्मक, यानी आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक परिणात्मक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, लिखा हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो कह रहा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला लिखा निजी क्षेत्र, नहीं। विदेशी क्षेत्र, ये भी गलत हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल सही। और अगला लिखा सहकारी क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। देखो, सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चर्चा करने और समाज की समस्याओं की पहचान करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी सार्वजनिक क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ कई लोग एक साथ मिलकर समस्या का समाधान करते हैं या अपनी बात को रखते हैं या उस पर चर्चा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, लिखा हुआ है आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नैतिक दबाव, फिर लिखा है सीमांत स्थायी सुविधा, फिर लिखा है तरलता समायोजन सुविधा, फिर लिखा है खुले बाजार संचालन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी खुले बाजार संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्या लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें, फिर ब्लैंक दिया है, के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। यानी राष्ट्रीय आय के मापन के उत्पाद विधि में हमें, फिर ब्लैंक दिया है, के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। पहला लिखा है दोहरी गणना को दूर करने के लिए, फिर लिखा उत्पादन के कारकों का विश्लेषण करने, फिर लिखा अधिक खपत से बचने। तो फिलहाल में इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय के मापन के उत्पाद विधि में हमें दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या है। बात को समझो, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है कह रहा है जीवीए का अर्थ, यानी इसका एक तरह से आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला लिखा है जनरल विजिटेड अकाउंट, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है ग्रॉस वैल्यू अकाउंटिंग, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगला लिखा है जनरल वेस्टिंग एडेड, तो ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय लेखांकन में कह रहा है जीवीए का अर्थ क्या है, तो इसका होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसको हिंदी में कहते हैं सकल मूल्य वर्धित। ठीक है, हिंदी भी आप इसकी लिख लीजिए, कभी कभार हिंदी में भी पूछ देता है। तो सकल मूल्य वर्धित इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है, और इंग्लिश में ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, लिखा हुआ है किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। बात को समझो ध्यान से, कह रहा है किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। पहला लिखा हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, फिर लिखा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक, और फिर लिखा नीति आयोग। तो फिलहाल में इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लिखा हुआ है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को, फिर ब्लैंक दिया है, भी कहा जाता है। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करनी, फोकस कीजिए यहाँ पर, वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को भी कहा जाता है। पहला लिखा है आय विधि, फिर लिखा है मूल्य ह्रास विधि, फिर लिखा है व्यय विधि, फिर लिखा है मूल्य वर्धित विधि। तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मूल्य वर्धित विधि। अब देखो, हमने आपसे चर्चा की थी कि कुछ क्वेश्चनों की
डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो क्वेश्चन डिटेल के लायक होता है यानी इंपॉर्टेंट होता है या कई बार एग्जाम में बनता है या उससे रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और जहां इंपॉर्टेंस नहीं है और ऑप्शनों का कुछ खास मतलब नहीं, वहाँ उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि फिर वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, बोरिंग सा महसूस होगा। ठीक है ना। अगला जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा की प्रचलन से निकाल कर बाहर करती है, यानी बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ठीक है ना। यानी अर्थशास्त्र का कह रहा है कौन सा नियम, वो कौन सा नियम है जो कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है। पहला लिखा है बैक्स्टर का नियम, ठीक, तो कोई मतलब नहीं, ये तो होएगा नहीं। फिर गॉस का नियम फिजिक्स से रिलेटेड है, क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम भी क्लास 12 में पढ़ा होगा। फिर लिखा है ग्रेसम का नियम, तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी ग्रेसम का नियम। अब देखो ये दोनों आपके साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, कोई भी आप भौतिक अवस्था मान सकते हो, उसने कहा था ओम का नियम। और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर या I बराबर V बटे आर। और जो गॉस का नियम, इसको भी आपने 12th में पढ़ा होगा। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, फिर से समझ लीजिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसकी पूरी प्रूविंग है इंटर में, आपने यदि आपने ध्यान से पढ़ी हो, और चैप्टर 2 है, जिसका चैप्टर का नाम ही है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो ये दोनों साइंस से रिलेटेड थे। फिलहाल में इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, लिखा हुआ मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। बात को समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिखा हुआ है मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुद्रा का संचलन वेग। पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कितने भी लगा दें हम कम ही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही नाम आ जाए जीएसटी, क्या नाम आ जाए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है, इससे रिलेटेड ऐसा कोई एसएससी का एग्जाम नहीं जहां एक या दो क्वेश्चन ना बनते हों। ठीक, कभी कभार की बात अलग होती, तो इतना डीपली भी नहीं लेना है शब्दों को। कहने का मतलब इसको जरूर पढ़ के जाओ आप। अब जैसे कुछ जीएसटी की खास चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जीएसटी इंपॉर्टेंट है, और आज कुछ ही पॉइंट की चर्चा होगी। अगर जीएसटी के बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लगभग हम 40 से 50 क्वेश्चन इकट्ठा करके कलेक्शन करके उनको कवर करेंगे। फिर जीएसटी से आपका एक भी क्वेश्चन उस वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो आप जैसा कि कमेंट करके, अब यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल में कुछ खास पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म आना चाहिए, क्या होता है, गुड्स एंड, ये तो आसान है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब लोग जानते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, अब जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी, तो वो की गई थी, आप अपने नोटबुक में स्टार बना के जितने भी हम पॉइंट बोल रहे हैं आप नोट करते जाइए, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे और एग्जाम में भी काम आएंगे। तो वो पॉइंट लिख लीजिए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई। जीएसटी, अब इसमें क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन भी तो समझो, कह रहा है जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत है, तो इसमें 4, कितने, 4। कौन कौन से, ये वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगता है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है, ये 4 प्रकार से लगता है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, तभी इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक 5% लगता है, एक 12% लगता है, और एक 18% लगता है, और एक 28% लगता है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, 5%, 12%, 18% और 28%। वही पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं, तो वो हैं आपके 4, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी कितने प्रकार की होती है वो भी पॉइंट समझ लीजिए। तो जीएसटी होती है 4 प्रकार की, एक होती है CGST, ठीक, एक होती है SGST, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होती है IGST, और एक होती है आपकी UTGST। ठीक, अब इनको भी आप समझ लीजिए। देखो जीएसटी का तो मतलब सब में वही रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, ये तो कॉमन हो जाएगा। अब इस C का मतलब हो जाएगा सेंट्रल।
ठीक है ना। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कभी कभार एग्जाम में भी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। और यस से यहाँ पर हो जाएगा स्टेट, ठीक, कुछ कॉमन चीज़ें भी आप समझ सकते हो, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा यूटी जीएसटी का मतलब हो जाएगा यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। यूटी का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। तो ये 4 प्रकार की जीएसटी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में बना है। और उसके बाद कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी पॉइंट लिख दीजिए, वो होता है वित्त मंत्री। कौन होता है, स्टार बना के यानी अपने नोटबुक में आप लिखिए कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में आपके कि भारत वो कौन सा देश है या कितने नंबर पर वो देश बना भारत जहाँ जीएसटी लागू हुई, तो वो है आपका 161वां देश। यानी इसके पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुकी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की नज़र में बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी भारत 161वां देश बना जहाँ जीएसटी लागू हुई। दूसरा पूछा जाता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कि भारत में जीएसटी का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया, तो उसका आंसर है कनाडा। बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता आप लिख लीजिए कि भारत का जो जीएसटी का मॉडल है वो किस देश से लिया गया है, वो है आपका कनाडा से। फिर जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, उसका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, ठीक। जितने ज़्यादा पॉइंट हमको याद आ रहा है उतने हम आपको लिखवा दे रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन ये बहुत बनता है आपके कि राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको गलत भी करवा देते, तो ध्यान दो, 2 सभाएं हैं आपकी, एक है भारत में कौन सी, राज्यसभा, और एक है लोकसभा। तो जो राज्यसभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया था, वो था 3 अगस्त 2016, समझ गए बात को, 3 अगस्त 2016। और लोकसभा के द्वारा तो वो है आपका 8 अगस्त 2016, ठीक है। यानी पहले राज्यसभा में बिल पारित हुआ था, उसके बाद लोकसभा में, और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी के पॉइंट, ठीक, जितने लगभग हमारे माइंड में अभी आए हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों का कलेक्शन है, उसकी पूरी पीडीएफ बनेगी और आप तक वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके आंसर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर जीएसटी का पूरा लेक्चर चाहिए आपको। फिलहाल में जीएसटी के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्सर एसएससी में बनते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, लिखा हुआ मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है। आप समझो बात को, मुद्रा योजना में एम का, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही है। तो जब तक आपको मुद्रा का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तब तक आप एम का मतलब नहीं बता पाओगे। तो फटाफट से पेन उठाइए, नोटबुक में लिखिए, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। आप लिख लीजिए फिर से, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो एम का मतलब क्या हो गया, पहले ही वर्ड हमने कौन सा बोला, माइक्रो, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखो जब आपको फुल फॉर्म पता होगा तो फिर किसी भी वर्ड का, आप जैसे इसमें यू का मतलब पूछ दे तो यूनिट्स हो जाता, डी का मतलब पूछेगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा, और आर का मतलब पूछेगा तो रिफाइनेंस हो जाएगा, ए का मतलब पूछेगा तो एजेंसी हो जाएगा। तो जब आपको फुल फॉर्म पता है किसी भी प्रॉपर डिजिट का मतलब पूछेगा आप कंप्लीट करके बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा है तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन फिर खाली स्थान हो जाता है। पहला लिखा है शून्य, फिर लिखा है बेलोचदार, फिर लिखा है असीमित लोचदार, फिर लिखा है एकात्मक लोचदार। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी असीमित लोचदार। यानी तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन असीमित लोचदार हो जाता है। ये हो गए 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर लिखा हुआ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय फिर खालिस्तान में स्थित है। यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, पहला लिखा चेन्नई, फिर लिखा कोलकाता, फिर लिखा पुणे, फिर लिखा मुंबई। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका कहाँ पर, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर,
लिखा निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है। अब समझो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण। अभी बात की थी हम लोगों ने चक्रीय बेरोजगारी के बारे में, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, यानी चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी कीमतों की कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को क्या कहते हैं। पहला लिखा वर्तमान जीडीपी, फिर लिखा नाम मात्र जीडीपी, फिर कहते हैं घरेलू उत्पाद, फिर लिखा वास्तविक सकल वास्तविक उत्पाद। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, वैसे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लिख लीजिए क्या होता है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। कभी कभार पूछ सकता है कि जीडीपी में जी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी क्वेश्चन आया था तो ग्रॉस हो जाएगा। डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक होता है। पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फिलहाल में कह रहा है कीमतों की कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को क्या कहते हैं, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है उलट रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट का अर्थ होता है। पहले लिखा वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों ऋण लेती है, गलत हो जाएगा। फिर लिखा वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, गलत हो जाएगा। फिर लिखा वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं, यह भी गलत हो। लिखा वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपकी, यानी आरबीआई, ये व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ गए बात को। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। पहला ऑप्शन लिखा है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, फिर लिखा है चक्रीय बेरोजगारी, और फिर लिखा हुआ है अनिवार्य बेरोजगारी, और फिर लिखा हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इसका मतलब समझो, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, पहले तो आप यही समझो। आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है उसको समझो, साथ ही साथ जो आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर नोटबुक और पेन आपने अभी भी नहीं उठाया तो जल्दी से उठाकर नोटबुक बनाइए, क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर आप लोग कमेंट करते हो कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो ये हमारी इमेज टाइप की बनती है, इमेज में ही क्वेश्चन टाइप होते हैं और उसी को स्क्रॉल करके पढ़ाया जाता है। ठीक, इसकी पीडीएफ नहीं है। दूसरी चीज़, पीडीएफ से आप पीडीएफ ले भले लो, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती, बस एक भ्रम होता है कि हमारे पास 250 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। जब आप वीडियो देखोगे उसमें आप चीज़ों को समझोगे और अपने हाथ से नोटबुक बनाओगे, कोई भी चीज़ जब आप समझ कर कॉपी में लिखोगे तो वो ज़्यादा क्लियर होती है। जिसको ट्रस्ट नहीं, आप एक बार ये करके देखिए, वीडियो पढ़कर आप नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक से रिवीजन करिए, देखना पढ़ाई में कितना अंतर आता है। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ लो। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें बड़ी संख्या में लोग किसी क्षेत्र या उद्योग में कार्यरत होते हैं, लेकिन उत्पादकता में कोई सार्थक योगदान नहीं करते हैं। बात को समझ गए ना। यानी जैसे मान लो खेत में 5 लोगों की आवश्यकता है और वहाँ पर 15 लोग काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की यानी 10 लोगों का वहाँ बेकार में काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये एक ऐसी घटना है जिसमें, अब नोटबुक में आप वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें लिखिए। अभी चक्रीय बेरोजगारी के भी बारे में बताया जाएगा, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी, सबको जब आप नोटबुक में स्टार बना के पॉइंट लिख लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, एक ऐसी घटना है जिसमें बड़ी संख्या में लोग किसी क्षेत्र या उद्योग में कार्यरत होते हैं, लेकिन उत्पादकता में कमी सार्थक योगदान नहीं करते। उत्पादकता में कोई सार्थक योगदान नहीं करते। समझ गए ना बात को। यानी 5 लोगों की ज़रूरत है, 15 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको वहाँ पर यानी 10 लोग फालतू में काम कर रहे हैं, तो ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इसी के ऊपर बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी को इसके पहले भी वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लो। चक्रीय बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो व्यापार चक्रों में परिवर्तन के कारण होती है, अर्थात आर्थिक उछाल या आर्थिक मंदी, दोनों भी घटनाएं हो सकती है, इसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। और पहला ऑप्शन लिखा है आपका प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है, या यह बेरोजगारी तब होती है जब लोग स्वेच्छा से नौकरी छोड़ते हैं। ठीक, यानी किसी व्यक्ति का कोई काम करने का मन नहीं है और वो नौकरी को छोड़ के घर पर बैठ रहा है, बेरोजगार हो गया, तो ये होती है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। और आपका चौथा ऑप्शन सी नंबर क्या दिया गया है, यानी
अनिवार्य बेरोजगारी। तो अनिवार्य बेरोजगारी का मतलब होता है यह मुख्य रूप से आपूर्ति, मांग, खरीद, उपभोग और क्रय शक्ति में समग्र कमी दर का परिणाम होती है। अब बात को आप नहीं समझ पाओगे, फिर से समझिए। मतलब कहने का यह मुख्य रूप से आपूर्ति के लिए या मांग या फिर खरीद या फिर उपभोग या फिर क्रय शक्ति आदि में समग्र कमी दर का परिणाम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अनिवार्य बेरोजगारी। वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें लिखिए, ये इकोनॉमिक्स है तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी रटने से बहुत कम चांस होते हैं सही ऑप्शन करने के। तो फिलहाल में इसका आंसर पूछा क्वेश्चन क्या गया था कि किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है, तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा है, यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का एक माप मिलता है। ऐसे अनुमान को क्या कहा जाता है, यानी ऐसे अनुमान को क्या कहते हैं। अब देखते हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन लिखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फिर कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद लिखा है, फिर शुद्ध मूल्य जोड़ा गया और फिर लिखा हुआ कारक मूल्य पर राष्ट्रीय है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद को पिछले भी लेक्चर में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर, फिर ब्लैंक दिया है, कहलाते हैं। यानी देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर क्या कहलाते हैं। अब देखो पहला लिखा है उत्पादन कर, फिर लिखा है संपत्ति कर, फिर लिखा है एंटी डंपिंग कर और फिर लिखा है सीमा शुल्क। तो अब इसका ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा ए उत्पादन कर। यानी देश में, अब यहीं से समझो ना, उत्पादित वस्तुओं पर लगाया गया कर यानी टैक्स, तो उत्पादित वस्तुएं तो उत्पादन कर हो जाएगा। अब देखो उत्पादन कर होता क्या है, ये भी चीज़ है अनिवार्य होना चाहिए। उत्पादन कर वह कर होता है जो उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है, यानी जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है संपत्ति कर, तो इसको भी समझना जरूरी है। संपत्ति कर क्या होता है, यह एक वार्षिक या अर्धवार्षिक शुल्क है। बात को समझो, अर्धवार्षिक मतलब छमाही जिसको बोलते हैं, यानी 6 महीने की बात को, वार्षिक मतलब पूरा 12 महीने का। यानी यह एक वार्षिक या अर्धवार्षिक शुल्क है जो स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसके अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति के मालिकों द्वारा भुगतान किया जाता है। संपत्ति कर यानी पैसों पर, यह वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों प्रकार से शुल्क होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति कर। तीसरा क्या लिखा हुआ है एंटी डंपिंग कर, इसको भी समझो। एंटी डंपिंग कर क्या होता है, ये होता है अपनी अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कई देश उन उत्पादों पर शुल्क लगाते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में उनका यह मानना होता है कि वे राष्ट्रीय बाजार में डंप किए जा रहे हैं। यानी ये एक सोच होती है एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि इन उत्पादों से स्थानीय व्यवसायों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। तो जहां उस चीज़ की संभावना हो तो वहां पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको एंटी डंपिंग कर कहते हैं। समझ गए बात को। फिर लिखा है सीमा शुल्क कर, तो सीमा शुल्क नाम से ही समझो। सीमा शुल्क कर क्या होता है, सीमा शुल्क कर वह होता है जो माल पर लगाया जाता है जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ले जाया जाए, यानी भारत से किसी दूसरे देश में जब ले जाया जाए तो उस पर एक सीमा शुल्क कर लगता है। तो ये 4 प्रकार के इसमें कर थे। फिलहाल में कह रहा उत्पादित वस्तुओं पर कौन सा लगेगा, तो उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन कर ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा हुआ, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और उनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है, फिर ब्लैंक दिया कहलाती हैं। पहला लिखा उपभोग वस्तुएं, फिर लिखा पूरक वस्तुएं, फिर लिखा वेबलेन वस्तुएं, फिर लिखा पूंजीगत वस्तुएं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर लिखा हुआ है, पहले ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रखती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कह रहा है क्वेश्चन की पहले ही खाली स्थान दिया, बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रखती है। पहला लिखा है प्रतिरोधात्मक, फिर लिखा है प्रच्छन्न, फिर लिखा है संरचनात्मक, फिर लिखा है प्राकृतिक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, संरचनात्मक को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया था और प्रतिरोधात्मक, प्रच्छन्न, चक्रीय और अनिवार्य बेरोजगारी आपको अभी समझाया है। यदि आप नोटबुक में नोट करते जाओगे तो बार बार क्वेश्चन आते तो आप आसानी से चीज़ें समझ पाओगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी प्राकृतिक बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर
लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर फिर ब्लैंक दिया द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कह रहा है बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। पहला लिखा हुआ भारत के वित्त मंत्रालय, फिर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, फिर लिखा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, फिर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक। तो ये सब लोग जानते हो ये सब काम कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, नोट पे देखा होगा RBI की ही मोहर लगी होती है। अगला लिखा है लास्ट वाला लिखा है भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल में इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। सब लोग जानते हो भारत में नोट कौन, अब नोट में आप देखते हो RBI लिखा हो तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नहीं होगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम नहीं होगा, भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या कभी कभार ऑप्शन में ऐसे आपको RBI देगा तब भी वो से भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान होती है इकोनॉमिक्स, चीज़ों को बस आप एक बार ढंग से देखो। हर चीज़ के पढ़ाई का एक लेवल होता है, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसका एक लेवल होता है, उस लेवल तक जिस दिन आपकी तैयारी पहुंच जाएगी तो फिर कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो हर बार आप क्रैक करोगे। कुछ आप लोगों को फ्रेंड सर्किल में होंगे या रिश्तेदारी में होंगे या गांव में होंगे, देखा होगा अगर एक बार उनका पेपर CGL CHSL MTS किसी का भी निकल जाए, कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे, कुछ लोग अपवाद में होते हैं, बाकी ज़्यादातर जिन लोगों का एक बार पेपर निकल जाता है फिर वो कोई भी एग्ज़ाम दे रिटन जरूर क्वालिफाई होता है। यही कारण है कि उनके एक जो लेवल होता है पढ़ाई का, जैसे मान लो आपको पढ़ाई के लिए ये मान लो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है ना, और SSC का लेवल ये है, ठीक, और अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है ना, जो हमने ग्रीन से बनाया, अभी आप यहाँ पर हो और आपको जाना यहाँ तक है, तो ये SSC का एक लेवल है। जिस दिन आप ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ के यहाँ पर आ जाओगे फिर आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम दो, थोड़ा बहुत इधर उधर, चाहे SSC MTS हो, SSC GD हो, SSC CHSL हो, SSC CGL हो, SSC CP हो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम, जिस दिन आपकी तैयारी इस स्थान तक पहुंच जाएगी, इस टारगेट तक पहुंच जाएगी, हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। अब कुछ लोग आते यहाँ हैं और सोचने यहाँ का लगते हैं, तो यही समस्या हो जाती है। आई होप आप बात को अच्छे से समझ रहे होगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लिखा हुआ कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद GDP के मूल्यांकन पद्धति को फिर खालिस्तान कहा जाता है। पहला लिखा है उत्पाद विधि, फिर लिखा है व्यय विधि, फिर लिखा है आय विधि, फिर लिखा है मूल्यवर्धित विधि। तो इसको क्या कहते हैं, आय विधि ही कहते हैं। यानी कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद GDP की मूल्यांकन पद्धति को आय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा है परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को फिर खालिस्तान कहते हैं। लिखा है पेशेवर आय, फिर लिखा है व्यक्तिगत आय, फिर लिखा है घरेलू आय, फिर लिखा है प्रयोज्य आय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, एक बार आप ढंग से तैयारी कर लो, यकीन मानो इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा है परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को तो क्या कहते हैं, परिवारों द्वारा राष्ट्रीय आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। अब देखो कह रहा है GDP देश की अर्थव्यवस्था का सूचक, GDP में डी क्या है। अब पिछले वाले लेक्चर में भी हमने आपको समझाया था कोई भी चीज़ पूछे उसका फुल फॉर्म आना चाहिए। कभी आज इस क्वेश्चन में डी पूछा, अब जो लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर से मतलब रखते हैं उनको बड़ी समस्या। अब GDP में यहाँ डी पूछा गया 2022 में, जरूरी थोड़े ना 24 में आपसे डी पूछेगा, कह देगा GDP में पी क्या है, वही टेंशन चालू हो जाएगी। तभी बोलते हैं थोड़ा डिटेल में लेके चलो चीज़ों को। अब GDP का देखो, GDP का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तभी बार बार बोल रहे उस लेक्चर को जरूर देखिए। GDP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब G का मतलब पूछेगा तो ग्रॉस हो जाएगा, D का मतलब पूछा तो ढूंढो यहाँ पर डिफिसिट नहीं होगा, डोमेस्टिक बिल्कुल सही है, B हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, डिविडेंड नहीं होगा। ठीक है ना, यदि आपको फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से कर पाओगे, तो इसका डोमेस्टिक सही हो जाएगा। अब P का पूछता है तो प्रोडक्ट, तो GDP का फुल फॉर्म स्टार बना के लिख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा है बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है, इसे फिर खालिस्तान कहा जाता है। पहला लिखा है सांविधिक चलन निधि अनुपात, फिर लिखा है सीमांत स्थिरता योजना, फिर लिखा है वैध जमा अनुपात, फिर लिखा है खुली बाजार कार्रवाई। तो इसका ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, सांविधिक चल निधि अनुपात, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हित में बैंकों का ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को फिर खालिस्तान कहते हैं। यानी जो केंद्रीय बैंक द्वारा देश को आर्थिक हित में बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को क्या कहते हैं। पहला लिखा है ऋण राशि नियतन, फिर लिखा है सीमांत स्थायी सुविधा, फिर लिखा है नैतिक दबाव, फिर लिखा है सीमाएँ अनिवार्यता। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, नैतिक दबाव।
ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 33 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला लिखा नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो जितना अधिक होगा बैंक प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, बिल्कुल गलत। अगला लिखा है सांविधिक चलनिधि अनुपात जितना कम होगा बैंक प्रणाली में तरलता उतनी ही अधिक होगी, यह भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा है बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी, यह भी गलत। फिर लिखा नकद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंक प्रणाली में उतनी ही तरलता कम होगी, डी ऑप्शन इसका सही है। देखो पहला भी सही हो जाता, लेकिन कब, जो यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक नहीं, यहाँ पर कम होना चाहिए तो सही हो जाता। वही लिखा है यहाँ पर नगद आरक्षित अनुपात, फिर लिखा है जितना कम होगा बैंक प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, यानी जितना आपका नगद आरक्षित अनुपात कम होगा उतनी ही बैंक प्रणाली में तरलता आएगी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। लिखा हुआ है किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को फिर खाली स्थान के रूप में समझा जाता है। कह रहा है किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को के रूप में समझा जाता है। पहला लिखा निवेश, फिर लिखा देयता, फिर लिखा परिसंपत्तियों, फिर लिखा विनिवेश, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, निवेश के रूप में समझा जाता है या निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। पहला लिखा प्राप्त कमीशन और लाभांश, फिर लिखा प्राप्त किराया और कमीशन, फिर लिखा उधार और ऋण वसूली, फिर लिखा है माल की बिक्री और किराया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उधार और ऋण वसूली। फिर से समझ लो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है, तो पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है आपका उधार और ऋण वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पहला लिखा यस बैंक, फिर लिखा ICICI बैंक, फिर लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर लिखा एक्सिस बैंक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम लोग कहते हैं BOB, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। लिखा हुआ नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त संस्थान है। नाबार्ड में आर का अर्थ क्या। अब देखो नाबार्ड है, पेन उठा लीजिए, समझ गए, इसका फुल फॉर्म नोट करना पड़ेगा। नाबार्ड में आपसे आर का मतलब पूछा है, पहला लिखा है रैंक, फिर लिखा है रूरल, फिर लिखा है रेगुलेटरी, फिर लिखा है राइट। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म लिखा रहा है, आप खुद समझ जाओगे कि इस आर का मतलब क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से हम बोले दे रहे हैं, लिख लो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बताइए, अब आर का मतलब क्या हुआ, तो हो जाएगा ना रूरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटेड हैं उनको सभी फुल फॉर्म आप तैयार कर लीजिए, फिर किसी भी वर्ड का आपसे अर्थ पूछेगा आप आसानी से बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। लिखा हुआ है मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लेयर की गणना के लिए निम्नलिखित से किस मौद्रिक लिखित का उपयोग किया जाता है। पहला लिखा आरक्षित नकदी निधि अनुपात, फिर लिखा रिवर्स रेपो दर, फिर लिखा रेपो दर, फिर लिखा बैंक दर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखित का उपयोग किया जाता है, तो उसका किया जाता है आरक्षित नकदी निधि अनुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कागजी कर कहा जाता है। पहला लिखा संपत्ति कर, फिर लिखा उपहार कर, तो दोनों को ही कागजी कर कहा जाता है, तो जिसमें दोनों लिखा है वही ऑप्शन सही होगा। देखते हैं ऑप्शन ना तो एक ना तो दो गलत हो जाएगा, केवल एक, ये भी गलत, एक व दो दोनों बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नहीं, कागजी कर उपहार कर को भी कहा जाता है, संपत्ति कर को भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन, तो RBI द्वारा क्या यूज किया जाता है, बैंक दर। देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा आधार दर गलत, फिर लिखा बैंक दर बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिखा है वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर फिर खाली स्थान कहलाती है। यानी पूछा जा रहा है आपसे कि वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है। पहला लिखा है उलट रेपो दर, फिर लिखा है आधार दर, फिर लिखा है रेपो दर।
तो इसका आंसर बी ही सही हो जाएगा आपका। यानी जो आधार दर होती है उसके नीचे बैंक ऋण कभी नहीं देता, कुछ कंडीशनों को छोड़कर। जैसा कि लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर बाकी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आधार दर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर में लिखा हुआ है बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र फिर खाली स्थान। यानी जो बेरोजगारी अगर आपको ज्ञात करनी तो उसके लिए सूत्र क्या है। पहला लिखा है बेरोजगार पुरुष श्रमिक बटे कुल श्रम बल और इंटू में 1000। फिर लिखा रोजगार प्राप्त श्रमिक फिर बटे या अपान कुछ श्रम बल इंटू 100। फिर लिखा हुआ रोजगार प्राप्त श्रमिक बटे पुरुष श्रम बल इंटू 100। और फिर लिखा है बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम इंटू 100। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी अगर आपको बेरोजगारी की दर ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है बेरोजगार श्रमिक, यानी आप ऐसे लिख सकते हो सूत्र क्या होता है बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल और मल्टीप्लाई में आगे 100। तो ये इसका फार्मूला होता है बेरोजगारी दर ज्ञात करने का। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर लिखा है किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता फिर ब्लैंक दिया कहलाता है। यानी किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन लिखा है मूल्य ह्रास, फिर लिखा है अवमूल्यन, फिर लिखा है सकल निवेश, फिर लिखा है विनिवेश। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उसको कहते हैं मूल्य ह्रास। आसान से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बहुत ही आसान होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगार का एक प्रकार है। पहले लिखा है किसान, फिर लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर, फिर लिखा है चिकित्सक, फिर लिखा है लेखाकार। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी किसान। यानी मौसमी बेरोजगारी की जो एक प्रकार का है पेशा उसको हम लोग क्या कहते हैं किसान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर लिखा हुआ डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है। पहला लिखा है M2 में, फिर लिखा है M4 में, फिर लिखा है M1, फिर लिखा है M3। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी M2 कह रहा है डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग M2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर लिखा है भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है। पहला लिखा केंद्रीय वित्त मंत्री, फिर लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर लिखा हुआ है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, फिर लिखा है डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी भारत में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्षता कौन करता है, तो वो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर लिखा हुआ ट्रेजरी फिर राजकोष बिल खालिस्तान द्वारा जारी किए जाते हैं। पहला लिखा भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, फिर लिखा भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, फिर लिखा है भारत सरकार, फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसको कौन निर्धारित करता है, वो होती है आपकी भारत सरकार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी ट्रेजरी या जिसको हम लोग कहते हैं राजकोष बिल द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। पहला लिखा हुआ है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, फिर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, फिर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक। तो सब लोग जानते हो नोट में आपने देखा होगा आरबीआई की मोहर लगी होती है, या आरबीआई में एक नोट के बीच में आप देखा होगा ग्रीन कलर की एक पट्टी टाइप की लगी होती है जिसमें आरबीआई लिखा होता है। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो वही पूछा गया भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला कौन सा प्राधिकरण है, तो वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। ठीक, देखते हैं ऑप्शन इसका। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। पहला लिखा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर लिखा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा भी नहीं होगा। बाकी दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, तो चलते हैं वहाँ पे।
और तीसरा लिखा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा भी नहीं होगा। और चौथा लिखा हुआ भारतीय जीवन बीमा निगम, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग LIC के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कभी कभार एग्जाम में LIC का फुल फॉर्म पूछता है, तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कभी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कहेगा LIC में आई का मतलब क्या है, या आई का अर्थ क्या है, तो आई का अर्थ क्या होता है, समझ गए होगे आप। इंश्योरेंस, L का मतलब पूछे तो लाइफ, C का मतलब पूछे तो कॉर्पोरेशन। इस टाइप से कभी कभार क्वेश्चन घुमाकर भी पूछता है, हर टाइप से प्रिपेयर करके जाना। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 50 नंबर में। पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। यानी कह रहा है वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। पहला लिखा रेपो दर, फिर लिखा रिवर्स रेपो दर, फिर लिखा सीमांत दर, फिर लिखा आधार दर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, रेपो दर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर लिखा है वह यदि हम GNP से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें जो कुल आय प्राप्त होती है उसे फिर ब्लैंक लिखा कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, लिखा है यदि हम GNP से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें जो कुल आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। पहला लिखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, फिर लिखा राष्ट्रीय आय, फिर लिखा निजी आय। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी NNP। अब देखो समस्या यहाँ पर यह कि जैसे GNP लिखा है तो GNP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो लिख लीजिए आप। GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछता है GNP में N का मतलब क्या है, तो N का मतलब हो जाएगा नेशनल। यदि आपको फुल फॉर्म पता है तभी आप पर्सनल डिजिट का अर्थ बता पाओगे, अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। उसी के नीचे या बाकी भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे लिखा NNP, तो NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जैसा कि लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप ये जरूर से ज़रूर लिख लीजिए, जितने भी फुल फॉर्म हम अलग से बताते हैं। और तीसरा लिखा GDP, पता होगा, बाकी 2 लेक्चरों में कर चुके हैं चर्चा, नहीं पता फिर भी लिख लीजिए। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये फुल फॉर्म भी जहाँ कहीं भी मिल जाए तो उनको हम जरूर बताते हैं, ताकि आप लोगों की वो तैयारी भी चलती रहे। फिलहाल में इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। पिछले 2 लेक्चरों में हमने डिटेल से चर्चा की, यदि आपने वो नहीं देखे जरूर देखिए बेरोजगारी के बारे में। जैसे लिखा है यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक, चिरसम्मत, संरचनात्मक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाएगा चिरसम्मत, यानी क्लासिकल जिसको बोलते हैं। कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, उनका क्या डिटेल है, तो इसके पहले वाले लेक्चर यानी पार्ट 2 और पार्ट 1 में डिटेल से बताया, जरूर से वो आप जानकारी नोटबुक में अपने नोट कीजिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI या SIDBI को फिर खालिस्तान द्वारा विनियमित किया जाता है। पहला लिखा है इंडियन बैंक के द्वारा, नहीं होगा। फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी RBI के द्वारा विनिमय किया जाता है। बाकी ICICI बैंक लिखा, फिर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक को शॉर्टकट में SBI बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ICICI बैंक, तो इसको भी आप समझ लीजिए। ICICI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछता है, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में, ठीक है ना। या हर टाइप कहीं भी कोई नया पॉइंट मिल जाए तो उसको आप डिटेल में ज़रूर लिखिए। फिर से लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, किसकी, ICICI बैंक की, ठीक। SBI का फुल फॉर्म भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को हम लोग बोलते हैं RBI, और इंडियन बैंक को शॉर्टकट में BI, ठीक। इंडियन बैंक को अब इलाहाबाद बैंक में एक ही में दोनों का विलय हो गया, यानी जो आपकी इलाहाबाद बैंक है और जो इंडियन बैंक है ये दोनों अब एक हो गए हैं, ठीक। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर में लिखा हुआ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति का उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला लिखा है रेपो दर, फिर लिखा राजकोषीय कर्षण, फिर लिखा राजकोषीय बढ़ावा, फिर लिखा मितव्ययिता उपाय। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर लिखा हुआ अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है। तो ये होती हैं 2 प्रकार की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा लेकिन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान हैं, तो वो 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर लिखा हुआ है, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है, फिर खाली स्थान लिखा कहते हैं। पहले लिखा अत्यावश्यक वस्तुएं, फिर लिखा पूंजीगत वस्तुएं, फिर लिखा वेबलोन वस्तुएं, फिर लिखा गिफिन वस्तुएं। तो इन लोगों को या इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं ही कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसको कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर में लिखा हुआ पहले ही ब्लैंक, फिर लिखा कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही देखो खाली स्थान दिया है, फिर लिखा कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य। पहले लिखा रेपो दर, फिर लिखा नकद कोष अनुपात, फिर लिखा तरलता समायोजन सुविधा, फिर लिखा बैंक दर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद कोष अनुपात। ये आपको आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। कोई भी बैंक हो, जितनी भी भारत में बैंक है सभी बैंकों को नकद कोष अनुपात जो होता है उसको आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर लिखा है मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब, फिर खाली स्थान लिखा है मूल सूचकांक और उत्पादन दोनों में कमी, लिखा है मूल सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन में कमी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी जब मूल सूचकांक में वृद्धि होती है और उत्पादन में कमी होती है उसको हम लोग एक तरह से मुद्रास्फीति जनित मंदी कह सकते हैं। तो उस समय मौजूद होती है कब, जब मूल सूचकांक में वृद्धि होती है और लेकिन उत्पादन में कमी होती है, उत्पादन कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, फिर खाली स्थान कहलाती है। पहला लिखा तरलता समायोजन सुविधा, पहला नहीं होगा। फिर देखते हैं दूसरा लिखा हुआ सीमांत स्थायी सुविधा, यह भी नहीं होगा। क्रेडिट की उच्चतम सीमा, यह भी नहीं होगा। खुला बाजार परिचालन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, फिर खाली स्थान लिखा कहलाती है, तो उसको कहते हैं खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर लिखा करेंसी नोट और सिक्कों को खाली स्थान कहते हैं। लिखा है निकट मुद्रा, फिर लिखा है विश्वास मुद्रा, फिर लिखा है कमोडिनी मनी, फिर लिखा है कागजी मुद्रा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कागजी मुद्रा। अब ध्यान दो जरा, करेंसी नोट और सिक्कों को, अब यहाँ पर सिक्के से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कागजी मुद्रा और वो देखते हैं कि करेंसी नोट को ही कागज समझते। तो ऐसा नहीं है, करेंसी नोट और सिक्कों दोनों को ही कागजी मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। नहीं वाला पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। पहला लिखा आय विधि, फिर लिखा उत्पाद विधि, फिर लिखा है व्यय विधि, फिर ये तो तीनों होते हैं, तो फिर लिखा ऋण विधि। तो ऋण विधि ही इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि ये सब विकल्प राष्ट्रीय आय के मापन पद्धति के हिस्सा हैं, लेकिन ऋण विधि हिस्सा नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर लिखा है बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है, बीपीएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। देखते हैं इसके ऑप्शन, फिलहाल में आप लिख लीजिए बेस पॉवर्टी लाइन गलत हो जाएगा, बेस प्राइस लाइन गलत होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा बीपीएल में पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब होता है पॉवर्टी यानी गरीबी। अब बी का पूछ दे तो बिलो और एल का पूछ दे तो लाइन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल, फिर खाली स्थान होगा। पहला लिखा अनंत, फिर लिखा धनात्मक, फिर लिखा शून्य, फिर लिखा ऋणात्मक। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल को फिर क्या कहते हैं, तो धनात्मक हो जाएगा। अधिक में धनात्मक, कम होता तो ऋणात्मक। तो ये थे 63 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। आई होप आप पूरे 63 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मैराथन क्लास थी इकोनॉमिक्स की, यानी 2022 में आपके 63 ही क्वेश्चन बने थे।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या इकोनॉमिक्स 2021 के क्वेश्चन भी इसी तरीके मैराथन बनाई जाए। यदि आपने बाकी की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि एक मैराथन क्लास से एक सब्जेक्ट के लगभग सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले कवर हो जाते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।